अब हम लोग का लास्ट केस बचा हुआ है डिज़ाइन प्रोसेस का, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस इनफाइनाइट लाइफ के लिए। अब ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस करने का मतलब क्या है कि ये कोई मीन स्ट्रेस के अबाउट फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, और इनफाइनाइट लाइफ है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बाउंड्री मिल जाए जो जिसमें हमको रीजन ऑफ सेफ्टी पता लग जाए और उसके करस्पॉन्डिंग हम अपना डिज़ाइन प्रोसेस को कर सकें, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि सिग्मा ए, ठीक है, एम और सिग्मा एम मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के बीच का, मीन स्ट्रेस और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के बीच में एक वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। तो देखो एक सिंपल सा बात है कि इसी के अंदर हम देखेंगे कि रीजन ऑफ सेफ्टी मेरा मतलब बाउंड्री कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस एक्सिस पर मेरा क्या ज़ीरो होगा, सिग्मा ए ज़ीरो होगा। अब सिग्मा ए क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा मिन। इसका क्या मतलब है कि एक कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम बराबर है, मतलब क्या होगा, एक कांस्टेंट। अच्छा ये मत बोल देना कि ये रिवर्स है, कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है, क्योंकि कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस में ये नहीं होता है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ सिग्मा मिनिमम होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा मिनिमम मतलब थ्रू आउट द स्ट्रेस मेरा कांस्टेंट, मतलब ये स्टैटिक लोडिंग का कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि स्टैटिक लोडिंग में फेलियर किस वजह से होता है, यील्डिंग की वजह से अगर डक्टाइल है, और SUT की वजह से अगर मटेरियल ब्रिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो लिमिट्स पता लग गए, SYT फॉर डक्टाइल और SUT फॉर ब्रिटल। यहाँ पर फेलियर हो जाएगा अगर मेरा डक्टाइल है, यहाँ पे जाकर फेलियर होगा अगर ब्रिटल है, ठीक है। अब इस एक्सिस में मेरा क्या ज़ीरो होगा, सिग्मा, यहाँ सिग्मा ए ज़ीरो था तो वाई एक्सिस में सिग्मा एम ज़ीरो होगा। सिग्मा एम क्या होता है, मीन स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाई 2, यानी सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ सिग्मा मिनिमम। इसका मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस हो गया, और कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस फॉर इनफाइनाइट लाइफ, हम इनफाइनाइट लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस फॉर इनफाइनाइट लाइफ वो क्या होता है, इंड्योरेंस स्ट्रेस। तो इस वाई एक्सिस पर भी मेरे को एक पॉइंट मिल गया SE, तो वाई एक्सिस पे मेरे को पॉइंट मिल गया इंड्योरेंस स्ट्रेस, क्योंकि सिग्मा मैक्स इक्वल टू, ये कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है और हम बातें कर रहे हैं इनफाइनाइट लाइफ का, तो मतलब ये जो स्ट्रेस है वो कौन सा स्ट्रेस हो गया, इंड्योरेंस स्ट्रेस। अब देखो एक्सपेरिमेंट से हमारा जो डेटा निकल के आया वो पॉइंट्स ये सब थे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमको क्या देखने को मिला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो मेरे को पॉइंट मिल रहा है वो कुछ इस तरह का है कि हम मेन चाहते हैं कि मेरा बाउंड्री बन जाए, रीजन ऑफ सेफ्टी बन जाए। हम अगर इन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बनेगा जिसका इक्वेशन निकालना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। ना तो हम इस कर्व को हम पहचान पाएंगे, ना इसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट पास में एक पैराबोलिक कर्व एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये पैराबोलिक कर्व एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है उससे काफ़ी क्लोज है, ठीक है। हाँ ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो हम एक पैराबोला एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पैराबोला है इसे कहते हैं गर्बर्स लाइन। इस पैराबोला का बोलते हैं गर्बर्स पैराबोला या गर्बर्स लाइन कहते हैं इसे। अब देखो, अब अगेन पैराबोला भी मैथमेटिकली सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है, तो हम क्या करते हैं, पैराबोला ना लेकर के एक स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं। अरे यार इतना दूर दूर नहीं बनेगा, पास बनता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो चूंकि पैराबोला भी एक मैथमेटिकली टफ है, देखो इससे तो आसान है लेकिन ये
इससे भी आसान है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना और एक पैराबोला का इक्वेशन लिखना, दोनों में कंपैरेटिवली आसान कौन सा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना और इसका एनालिसिस करना और इसके लिए डिज़ाइन का इक्वेशन बनाना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये जो लाइन होता है इसे कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग गुडमैन्स लाइन, ठीक है। अब दिक्कतें कहाँ हैं कि देखो, इन दोनों गर्बर्स और गुडमैन्स के अकॉर्डिंग अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वो सेफ है, ठीक है ना। पर क्या हो अगर कोई मटेरियल डक्टाइल हो तो उसका तो यील्डिंग चालू हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो वो चीज़ सेफ है गुडमैन्स और गर्बर्स दोनों के अकॉर्डिंग। लेकिन कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वो SYT को क्रॉस कर चुका है और वो अगर मटेरियल डक्टाइल है तो उसका यील्डिंग चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो ये रीजन ऑफ सेफ्टी के अंदर है अकॉर्डिंग टू गुडमैन्स और गर्बर्स। लेकिन ये पॉइंट मेरा, अगर ये मटेरियल डक्टाइल हुआ और ये SYT को क्रॉस कर गया है तो यानी ये फेल हो गया है, ठीक है। तो SYT को भी कंसीडर करके एक हमको रीजन ऑफ सेफ्टी बनाना पड़ेगा। तो जब हम लोग ने एक और लाइन बनाया, इसको कहा जाता है सोडरबर्ग्स लाइन। अब फाइनली जो इसके अंदर जो भी होगा वो कम्प्लीटली सेफ होगा, ये कम्प्लीटली रीजन ऑफ सेफ्टी होगा। तो अब हम अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे। पहले सोडरबर्ग्स लाइन के लिए निकालते हैं। तो सोडरबर्ग्स के लिए अगर इक्वेशन देखें, देखो सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन लिखेंगे x/a=y/b + y/b = 1, ठीक है। ये सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब x क्या है यहाँ पे? सिग्मा m है x, तो ये सिग्मा m हो गया। y क्या है? सिग्मा a है, एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, ठीक है। और a क्या हो जाएगा? ये पॉइंट x इंटरसेप्ट SYT और y इंटरसेप्ट सिग्मा i = 1। ये तो था बाउंड्री लाइन, ठीक है। मतलब ये जो है इस लाइन का इक्वेशन है। अगर हमको इस लाइन के अंदर आना है तो क्या करना पड़ेगा? इस लाइन के अंदर आना है तो सिग्मा m/SYT प्लस सिग्मा a/सिग्मा e शुड बी लेस देन 1। अगर कि 1 से छोटा होगा तो हम इस लाइन के अंदर आ जाएंगे, मतलब रीजन ऑफ सेफ्टी के अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण हम इस लाइन पे बॉर्डर पे ना रह के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ताकि अगर मेरा कुछ अनवांटेड स्ट्रेस या अनवांटेड सिचुएशन या एक्सीडेंटल सिचुएशन हो उसके लिए हम तैयार रहें, हमारा डिज़ाइन जो है मेंबर का वो उसको झेलने के लिए तैयार है। तो ये है मेरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग्स। अच्छा, सोडरबर्ग्स लाइन जो है ये किस मटेरियल के लिए सूटेबल है? क्योंकि इसने यील्डिंग को कंसीडर करके करा, तो ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल है ये थ्योरी। मतलब जो भी डक्टाइल मटेरियल का हम लोग डिज़ाइन करेंगे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में इनफाइनाइट लाइफ के लिए, तो हम लोग सोडरबर्ग्स लाइन को प्रेफर करेंगे, डक्टाइल मटेरियल। अगर हम इस लाइन का इक्वेशन लिखें, गुडमैन्स लाइन का, देखो गुडमैन लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट अब SYT ना होगा, SUT होगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है। तो गुडमैन्स लाइन ये हो गया। ये किसके लिए सूटेबल है? क्योंकि इसने यील्डिंग को कंसीडर नहीं किया, इसने अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट को कंसीडर किया। तो ये बेस्ट सूटेड है ब्रिटल मटेरियल। जब भी हम लोग ब्रिटल मटेरियल का डिज़ाइनिंग करेंगे तो हम गुडमैन्स लाइन पे प्रेफर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम अपना डायमेंशन निकालेंगे। तो ये गुडमैन्स लाइन। अगर हम सोडरबर्ग लाइन यानी सोडरबर्ग का पैराबोला का इक्वेशन निकालें। अच्छा, गुडमैन्स लाइन में एक चीज़ है कि इट इज़ ईजी टू सॉल्व एज कम्पेयर टू गर्बर्स पैराबोला, ठीक है। गुडमैन्स लाइन हम लोग क्यों प्रेफर किए? गर्बर पैराबोला था हमारे पास, लेकिन गर्बर पैराबोला को सॉल्व करना, एक पैराबोला को सॉल्व करना इज टिपिकल एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए हम लोग ने गुडमैन्स लाइन की बात की। दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये, अच्छा ये सोचो ना कि एक्यूरेट रिजल्ट कौन दे रहा है, गर्बर या गुडमैन?
ऑब्वियस सा बात है, गड़बड़ ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट से ज़्यादा पास है ये, ठीक है। तो Gerber is giving more accurate result. Then why we are not preferring Gerber's line? The reason behind that is Gerber line will be difficult to solve, and the second reason is that when we are considering Goodman's line, then our mathematical analysis becomes simpler and we are more conservative. इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ पर है तो ये गुडमैन्स लाइन के अकॉर्डिंग सेफ है, सॉरी गर्बर्स लाइन के अकॉर्डिंग सेफ है, पर गुडमैन्स लाइन के सेफ्टी रीजन से ये बाहर है। तो अगर मेरे को इसके अंदर लाना है तो हमको लोड तो फिक्स है, तो हमको अपना डायमेंशंस कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा ना, तभी तो ये पॉइंट इस सेफ्टी रीजन के अंदर आएगा। अरे भाई सिंपल सा बात है कि ये पॉइंट देखो, इस वाले ये जो गर्बर लाइन है इसके अंदर है और गुडमैन से बाहर है, तो अकॉर्डिंग टू गुडमैन्स इट इज़ not failing. According to Gerber it is not it will not fail, but according to Goodmans it will fail. तो हमको अगर गुडमैन्स का के अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट को बचाना है तो हमको स्ट्रेस का वैल्यू और कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस का वैल्यू कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोड तो फिक्स रहेगा, हम एरिया को ही कम कर सकते हैं। एरिया को कम करेंगे मतलब डायमेंशंस को बढ़ाएंगे, तभी तो सॉरी स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे मतलब डायमेंशंस बढ़ाएंगे, डायमेंशन बढ़ाना मतलब इट इज़ मोर कंजर्वेटिव। सो गुडमैन्स जो है गुडमैन्स क्राइटेरिया जो है इट इज़ मोर कंपेरेटिव, इट इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू, मतलब जो गर्बर क्राइटेरिया इट इज़ मोर एक्यूरेट बट एट द सेम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस इज नॉट दैट ईजी, but Goodman's line, although it is easy to solve and also the results we are getting from the Goodman's line are more conservative in nature, ठीक है। मतलब हमको बड़ा डायमेंशंस मिलेगा यहाँ से गुडमैन्स लाइन से, तो बड़ा डायमेंशंस मिलेगा तो ये लंबे समय तक टिका रहेगा ना। हमने शुरू में बात किया था इस पर, ताजमहल वगैरह का एग्जांपल दिया था। तो ज़्यादा कंजर्वेटिव यानी ज़्यादा डायमेंशन, ठीक है। तो गुडमैन्स क्राइटेरिया का बेनिफिट क्या है, तो एक इजी टू सॉल्व है एज़ कम्पेयर टू गर्बर्स, और दूसरा है कि ये मोर कंजर्वेटिव है, बिगर डायमेंशंस मिलेगा अगर हम गुडमैन्स क्राइटेरिया को फॉलो करें और अपना डिज़ाइन करें किसी भी मशीन मेंबर का या किसी भी स्ट्रक्चर का, तो आई विल गेट मोर डायमेंशंस मीन मोर लाइफ, ठीक है। विच थ्योरी इज़ मोर एक्यूरेट, तो गर्बर्स थ्योरी इज़ मोर एक्यूरेट, बट वाई वी आर नॉट प्रेफरिंग इट, because we are not getting the its mathematical analysis is tough as compared to Goodman's। खैर आज के डेट में तो सिमुलेशन, मैथमेटिकल सिमुलेशन वगैरह आ चुके हैं, तो आजकल के डेट में हर चीज़ पॉसिबल है। इवन हम लोग इसका भी, ये जो कर्व बन रहा है इसका भी इक्वेशन लिख सकते हैं आज के डेट में, पर पहले जब ये थ्योरी दिया गया था उस समय इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं था। आज के डेट में तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और ये कर्व का भी इक्वेशन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गर्बर्स के अकॉर्डिंग ये जो पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या आएगा, गर्बर्स क्राइटेरिया, तो ये आ जाएगा x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एम एक्स के बजाय सिग्मा एम एस यू टी, इसने एस यू टी को कंसिडर किया था, वाई बाई बी क्या होगा, सिग्मा ई, सॉरी सिग्मा ए बाई बी क्या हो जाएगा एस ई, ठीक है, इजिकल्स टू 1 बाई एफ ओ एस। अच्छा यहाँ 1 इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं ना तो वो एस वाई टी के साथ लगाते हैं, एस वाई टी बाई एफ ओ एस करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ एस वाई टी बाई एफ ओ एस करते हैं, यहाँ भी एफ ओ एस करते हैं, तो ये ओवरऑल वैल्यू जा करके 1 बाई एफ ओ एस हो जाता था, क्योंकि हमने पहले भी बात किया कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो एस वाई टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस करेंगे इस इक्वेशन में, तो हम लोग यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, ठीक है।
ताकि हम एकदम बॉर्डर पे ना रहें, बॉर्डर से अंदर रहें। तो ओवरऑल वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है गर्बर्स का, ये वैल्यू आता है मेरा। हमेशा सिंप्लीफिकेशन के बाद हमेशा याद रखना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है SYT और सिग्मा ई के नीचे लगाते हैं। इन इक्वेशंस में भी जो सोडरबर्ग और गुडमैन्स का इक्वेशन था, यहाँ पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे, पर अल्टीमेटली वो ट्रांसपोज होकर के उधर साइड 1/FOC ही हो जाएगा। तो हमेशा SYT के साथ एसोसिएटेड रखेंगे, ठीक है, SYT के साथ लगाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हो गया हम लोग का सारा डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल वगैरह देखते रहेंगे।